यस स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं बेटा आप सभी? यस स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ पार्क पब्लिक स्कूल एंड टुडे we will discuss about second application of potentiometer. Yesterday we had done first application of the potentiometer, comparison between two cells, comparison between the EMF of two cells, and today we will discuss about second application of potentiometer. Much important derivation, much important concept, and numericals also will come definitely on this topic along with this derivation. So please concentrate on the board and open your notebooks for making the notes properly. So let's start second application of potentiometer. Yes, now सेकेंड एप्लीकेशन जो है हमारी, मैं जैसे कि तुम्हें बताया सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कल भी मैंने समझाया था कि ये एक सेल है, ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया। स्मॉल आर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे करंट आई है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो बेटा जब हम बात करते हैं ईएमएफ की, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनाते हो, जल्दी से बताना। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये इक्वेशन बनाते हो या कुछ और बनाते हो? और ये वाला जो R हमने लिया है, स्मॉल होता है या कैपिटल होता है, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, सेल के चैप्टर में ये चीजें आ चुकी हैं हमारे सामने। बताइएगा मुझे बेटा। अच्छा, ये आती कहां से है ये पता है तुम्हें? और सिंपल बताऊं क्या? जैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाया था वैसे बता देता हूं। ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ कैसे लगाओगे? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखना, ध्यान रखना एक चीज का। बार बार मैं बातें बताई थी सेल के चैप्टर में कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये सीरीज में होती है। सीरीज में होती है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सीरीज में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे तुम बोलते हो, दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ओम्स लॉ कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ का तो सिंपल सा फंडा है ना, V इज इक्वल टू व्हाट? आई आर। अब V को हम लिख दे अगर E, EMF के केस में V को E लिख देते हैं। ठीक है, कब लिखते हैं? I, इस R को क्या लिखोगे? स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही लिखोगे ना, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। I को तुम यहां से तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। I इज इक्वल टू व्हाट? V बाय R। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू व्हाट? V बाय R, R प्लस कैपिटल R, ये लिख सकते हैं। समझ आया यहां तक या नहीं आया? ठीक है, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो ये लिखी थी ना, आई आर क्या बन जाता? V बन जाता। देखो इससे पहले मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी? ये इक्वेशन लिखी थी ना अभी मैंने, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, जो मैं तुमसे पूछ रहा था। तो ये आई आर को तो एज इट इज रखना पड़ेगा। ये कैपिटल आर जो होता है वो यहां पर देखो, यहां पर कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? V, और स्मॉल आर को कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए ध्यान रखा करो, जो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल आर नहीं होता। मैंने वहां पे कैपिटल आर लिखा था ना, और तभी तुमसे पूछ रहा था कि यहाँ पर बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ पर आएगा बेटा क्या? स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो अब तुम्हें ये कैलकुलेशंस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने यूज करनी है, तो इस कैलकुलेशंस को एक बार ध्यान से समझ लो कि मैंने कहां से स्टार्ट किया। इस पोर्शन को भी मत देखना, अभी इस पोर्शन को देखो कि मैंने सिंपल ओम्स लॉ लगाया, सिंपल ओम्स लॉ लगाया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस करके लिख दिया। और जब हम बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करते हैं तो हमको ये पता है कि अगर हम बैटरी को, सेल को इंक्लूड कर रहे हैं तो V को हम E लिखते हैं, EMF लिखते हैं, पोटेंशियल ये वाला V नहीं लिखते, तो हम EMF लिखते हैं, ये हम सबको पता है। तो मैंने V को E लिख दिया, ठीक है, I को एज इट इज रखा, और R की जगह पे नेट रेजिस्टेंस लिख दिया, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, I की वैल्यू को ओम्स लॉ में से ही पुट अप कर दिया, V बाय R ले लिया।
तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद यहाँ पर तुम्हें विजिबल हो रहा है, नहीं तो ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं E डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइडेड बाय R। ये स्टेप समझ आया? कुछ नहीं है, इसी को रीअरेंज कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने रीअरेंज किया। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, E डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस R बाय R। बेटा मैं किस टारगेट पे जा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि शायद तुम फॉर्मूला भूल गए होगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें समझा रहा हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है इस एप्लीकेशन में, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो सारा कुछ तुम्हें डेरिवेशन में करना पड़ेगा। नहीं, नीड नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। एक बार फॉर्मूला देखते हैं बनेगा क्या स्मॉल r का। देखो यहां से तुम्हें स्मॉल r ही तो फाइंड आउट करना है, हो जाएगा, करो फिर यहां से स्मॉल r फाइंड आउट। कुछ गलती कर दी क्या, चेक करना, सब सही चल रहा है ना? तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1, यही होगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 मल्टीप्लाई R। इस पे बॉक्स बना लो, डब्बा बना लो, ये काम आएगा। ये स्मॉल r का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल आया, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, सेल चैप्टर में हमने इसको किया है। लेकिन अगर नहीं जानते तो इसको करो साइड में, अपने नोट्स में कहीं ना कहीं इसको लिखो, ठीक है? तो इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी इस फॉर्मूले को तुम यूज करोगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें तुमने निकालना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो तब निकालोगे जब तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मैसेज करो, मैं रिपीट करूं। लक्ष्मी, तुम्हें क्लियर हुआ ये पॉइंट? यू आर न्यू इन दिस ग्रुप, कि कैसे मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से। सिंपल केस था कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया, और जब हम सेल को इंक्लूड करते हैं, सेल की रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में हम V को E लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि कल भी मैंने एक कंसेप्ट उठाया था कि ये वाली इक्वेशन याद रखा करो जो मैंने अभी बनाई थी। यहां से वो इक्वेशन मैंने बनाई थी कि V प्लस IR, ये इक्वेशन बनाई थी। अगर I 0 हो जाएगा हमारा तो E इज इक्वल टू V हो जाएगा। ये मैंने कंसेप्ट कल यूज किया था, कल डेरिवेशन में ये कंसेप्ट यूज हुआ था, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट था। कब? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता था, ऊपर वाली बैटरी में से भी उतना ही पोटेंशियल विड्रॉल हो रहा होता था जितना नीचे वाली बैटरी में होता था। दोनों का पोटेंशियल सेम होने पे करंट जीरो हो जाता था। तब हम लिखते थे ईएमएफ की वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर देते थे लेंथ के साथ। तो बहुत सिंपल सा कल फॉर्मूला तुमने बनाया था। E1 किसके इक्वल आया था कल बेटा तुम्हारा? E1 आया था L1 के इक्वल, और E2 किसके इक्वल आया था? E2 आया था L2 के इक्वल। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है? प्रैक्टिस तुमने की होगी, आई होप कि तुमने कल इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं। यहाँ तक तुम नोट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला बेटा मुझे यूज करना होगा, तो इसको अच्छे से नोट करो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना, और उसके बाद अब हम ये इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन करते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए। यस नाउ अब आ जाते हैं डायग्राम पे। सबसे पहले डायग्राम देखो, क्योंकि इसका डायग्राम कल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मुझे दो सेल लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि कल मैंने दो सेल्स लगाए थे नीचे डायग्राम में, सेल 1 एंड सेल 2 कनेक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि कल हमें कंपैरिजन करना था टू सेल्स का। आज कैसा डायग्राम बनेगा देखना। आज वाला कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। क्या रहेगा ये?
ये देख सकते हो बेटा, यहाँ पे तुम डायग्राम चेक करो एक बारी। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये वाली जो की है, इसको कल भी मैंने K1 लिया था, आज भी इसको मैं K1 ले लेता हूं और इसको K2 ले लेता हूं। ठीक है, ये बेटा पता है क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इस चीज को बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैंने सिंपलेस्ट वे ले लिया कि इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब क्या है सिंपलेस्ट वे, देखते हैं थोड़ा सा कि इससे सिंपल नहीं हम जा सकते। सबसे इजीएस्ट वे है ये, चलिए एक बार समझाता हूं मैं कि हो क्या रहा है। तो यहां पर कहने की बात है कि गैल्वेनोमीटर लगेगा, तो आंसर है गैल्वेनोमीटर तो लगेगा ही लगेगा, पोटेंशियोमीटर है तो यहां से गैल्वेनोमीटर और ये कोई पॉइंट होगा जॉकी का। ये क्या है, वही रेजिस्टेंस वायर है, दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, नीचे इसके स्केल होगा। ठीक है, ये सोर्स बैटरी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हो बिल्कुल सही कनेक्शन जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम अब मैं तुम्हें समझा देता हूं। ऊपर वाला तो सेम है, पोटेंशियोमीटर जैसा होता है एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। यहां पर हमने एक सेल लगाया जैसे कल भी लगा हुआ था, ये 2 वे की लगी हुई है, लेकिन आज नीचे सेल नहीं लगाया क्योंकि आज मेरा कुछ टारगेट ही अलग है। आज मेरा टारगेट इस सेल की रेजिस्टेंस निकालना है, स्मॉल r को कैलकुलेट करना है। तो आज मैंने एक सेल लगाया, लेकिन एक क्या लगाया, उसके नीचे लगाया हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स। तुम लैब में पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा हुआ, तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है हमारे पास फिजिक्स लैब में, उसके अंदर कीज लगी होती हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लिखे होते हैं। तुम नेट पे चेक कर सकते हो कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, तुम प्रैक्टिकल देख सकते हो इवन टू इवन पोटेंशियोमीटर के गूगल पर, तो तुम यूट्यूब पर इसके प्रैक्टिकल्स चेक कर सकते हो पोटेंशियोमीटर के कि हमें प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। तो पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल भी 2 ही होते हैं, एक ईएमएफ निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बल्कि चेक किया करो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो उसकी यूट्यूब पे वीडियोस को चेक कर सकते हो, तो उसमें तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिखाएंगे कि कैसे है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, पिन्स होती हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, जोन सी पिन तुमने बाहर निकाल दी तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स का उतना ही रेजिस्टेंस हो जाता है। उसमें मल्टीपल पिन्स हैं, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 20 ओम, 30 ओम, जिस ओम की तुमने पिन बाहर निकाली उस रेजिस्टेंस बॉक्स का उतना रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना जरूरी होता है, ये चीज तुम्हें पता भी होनी चाहिए बेटा। सेल में से करंट कब चलना शुरू होता है, अगर तुम्हारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी का तुम्हें करंट विड्रॉल करना है, इसके करंट को ड्राइव करना है, चलाना है, तो कैसे चलाओगे, तो आंसर है एक कोई ना कोई तो हमें लोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, लोड का मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस एक्टिव होगा, मतलब इसमें से कोई पिन मैं बाहर निकालूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो जैसे ही एक्टिव होगा इस सेल का करंट चलना शुरू हो जाएगा। कब, अगर ये वाला तुमने स्विच जोड़ रखा है, ऐसा ना हो ये स्विच ओपन हो, क्लोज होना चाहिए, मतलब कनेक्शन पूरा होना चाहिए। अगर तुम सर्किट कंप्लीट कर देते हो, तुमने एक सेल लिया बेटा, ये सेल लिया, ठीक है, ये ऐसे एक वायर लगा दी, इसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा तुम्हें नहीं मान सकते। प्रैक्टिकली हम ये मानते हैं कि विदाउट लोड करंट नहीं देता सर, क्योंकि उसको कोई लोड मिलेगा तभी करंट देगा। तो इसका करंट विड्रॉल करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस लगेगा इसका करंट चलना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस सेल का करंट चलाने के लिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। पॉइंट इज क्लियर टू यू? ये नीचे वाला सर्किट समझना, ये वाला जो सर्किट है, इसमें ये वाला सर्किट, ये वाले सर्किट की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। जो नीचे वाला सर्किट है इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम में। तुम डॉट 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 मत बनाना, मैंने तो जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बना दिए डॉट डॉट। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाओ पहले बेटा, जल्दी से डायग्राम बनाओ और मैसेज करो, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा तब तक। और बेटा की बोर्ड क्लियर है, सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? फिर आगे मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। यस नाउ देखिएगा क्या करना है, एक सेकेंड। हमें इसके अंदर
सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो समझ लो जो तुमने कल किया था वो करना है, ठीक है। पहले ये वाली K1 को क्लोज करना है, मतलब इसे जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बॉक्स को नहीं जोड़ना, सिर्फ ये वाली की को क्लोज करना है। और तुम्हें क्या करना है, ये वाली की एक्टिव हो गई तो ऊपर वाला सर्किट चलेगा ऐसे, ठीक है। फिर तुमने अपनी जॉकी को स्लाइड करना है, जॉकी को स्लाइड करने से क्या पता चलेगा, देखो इस पोटेंशियोमीटर का तुम्हें सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम कैसे निकालोगे, रो कैसे निकालोगे वो तुम्हें पता ही है, कैसे रो निकलेगा बताइएगा, V/L करके तुम इसका रो निकाल लो। तुम्हें टोटल वोल्टेज पता होगी और टोटल लेंथ पता होगी, तो V/L करके इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लोगे, सिंपल। अब क्या करोगे, जॉकी को स्लाइड करोगे, स्लाइड करोगे तो कुछ लेंथ ट्रैवल करने के बाद, स्लाइड करने के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर देगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन देनी बंद करे तो तुम्हें क्या करना है, तुम समझ जाओगे कि गैल्वेनोमीटर ने जब डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी तो इसका मतलब जितनी लेंथ तुमने ट्रैवल करी है उतनी लेंथ के अंदर उतना पोटेंशियल इस बैटरी में से विड्रॉल हो चुका है जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तभी ये डिफ्लेक्शन देनी बंद करेगा। ये कांसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक का कांसेप्ट सबको क्लियर है, बता दो कि उतनी लेंथ के अंदर इस बैटरी में से उतना पोटेंशियल आ चुका है जितना इसका पोटेंशियल है। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बंद। तो तुम उस पॉइंट को बोलोगे नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा वो, नल पॉइंट। तो वही है, नल पॉइंट पर जाओगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ लिख लोगे कि L1 लेंथ के बाद उसने अपनी डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी या L लेंथ के बाद बंद कर दी। तो वो हमने लिख लिया कि L1 के बाद उसने अपनी डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी। बट ये वाला सर्किट अभी यूज नहीं हुआ, ऊपर वाला सिर्फ सेल यूज कर रहे हो। बैलेंस कर दिया तुमने उसको, नल पॉइंट ले आए हो तुम, ठीक है, गुड। अब इसकी पहले वर्किंग भी लिखते हैं, साथ साथ ही लिखेंगे मेरे। चलिए इसमें दो स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में लिखो बेटा, मैं बोल तो लिख लोगे या मेरे को भी लिखना पड़ेगा, या चलो लिख लेते हैं। कनेक्ट सेल, इसका ईएमएफ कितना लोगे बेटा, E, ठीक है। तो लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते चले जाओ, तुम भी लिखते चले जाओ, मैं भी लिख रहा हूं। कनेक्ट सेल E, तो E को किसके साथ कनेक्ट किया बेटा हमने, ये देख लो, पूरे मेन सर्किट के साथ, ठीक है। साथ साथ लिखेंगे टू द सर्किट। हमने E सेल को सर्किट के साथ जोड़ दिया। अब इस सेल को सर्किट के साथ जोड़ने के लिए कौन सी की बंद हुई है, मतलब कौन सी की को क्लोज करना पड़ा, K1 को या K2 को। तो आंसर है K1 को। तो यहां पर लिख सकते हैं बाय इंसर्टिंग की K1। इंसर्टिंग वर्ड का मतलब है, तुमने लैब में देखा होगा ना, 10th में भी ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। की को कैसे इंसर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, पिन होता है ना, एक पिन को अंदर डाल देते हैं फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैंने इंसर्टिंग वर्ड लिख दिया कि जैसे ही मैं K1 की को इंसर्ट करूंगा, मतलब ऑन करूंगा, तो ये सर्किट काम करेगा, ठीक है। उस टाइम पर क्या होगा, यहां तक सब कुछ हो जाएगा। फिर हमें नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो इसी के आगे लिखते हैं टेक रीडिंग फॉर नल पॉइंट, और हमें फिर नल पॉइंट की रीडिंग लेनी है। मैं कहता हूं नल पॉइंट की जो रीडिंग आई है वो कितनी लेंथ पर आई थी, L1 लेंथ पर आई थी। दिस इंप्लाइज कितनी आएगी बेटा, कुछ बता सकते हो। E को कैसे लिखोगे यहाँ पर, E इज इक्वल टू, ये अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे EMF मतलब इसका E बताना है। E क्या लिखोगे, नल पॉइंट पे रीडिंग आई है, मतलब नल पॉइंट का मतलब है डेट इज करके लिख सकते हो, डेट इज I इज इक्वल टू 0 इन द सर्किट। तो I तो 0 हो गया, तो ये E की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मैसेज करो, आई एम वाचिंग, हरी अप। क्या होगी रीडिंग, जल्दी बताओ, हरी अप बेटा, हरी अप, मेरे से फास्ट किया करो, कल तो किया था। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, EMF मतलब कितनी लेंथ के बाद तुम्हारा नल पॉइंट आया है, L1 लेंथ के बाद आया है नल पॉइंट,
ठीक है, तो इस L1 को अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट मींस इस बैटरी की उतनी वोल्टेज आ जाएगी जितनी इसकी वोल्टेज है, समझ रहे हो ना। तो दैट मींस E क्या हो जाएगा, रो L1, सिंपल बॉक्स बना लो, काम आएगा ये। इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हो, इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट वैसे किसी ने मैसेज नहीं किया, बहुत गलत है ये, तुमने मैसेज नहीं किया इतने इजी पॉइंट को। तो समझ आया ईएमएफ कैसे लिखा है यहाँ पर। ये कल वाला कंसेप्ट था, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये कल भी हमने ऐसे ही लिखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ मतलब ईएमएफ, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, स्टेप 2 पे आ जाते हैं बेटा। अब स्टेप 2 क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो जाता है, कैसा चेंज आता है देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, K2 को भी क्लोज करता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स की कुछ रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं और K2 को बंद करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने ये काम करने हैं, K2 को बंद किया जा रहा है और रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन ये लिखते हैं बाय इंसर्टिंग की K2 एंड देन हमने क्या किया, K2 की को इंसर्ट किया और देन क्रिएट अ रेजिस्टेंस, फिर हमने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन क्रिएट अ रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्रिएट अ रेजिस्टेंस R फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। लीजिए यहां तक लिख लो सारे। अब जैसे ही बेटा मैं रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते ही क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करते ही मुझे इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मिलते ही क्या होगा, इस सर्किट में करंट आ जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे ही मैं रेजिस्टेंस क्रिएट करूंगा तो सर्किट में करंट आएगा, डेफिनेटली करंट आएगा सर्किट में। तो चलो इस चीज को लिख भी देते हैं। हमने लिखा ना बाय इंसर्टिंग K2 and then create a resistance R from the resistance box, then yeah now current flow through the circuit, current flow through the circuit। लीजिए जैसे ही रेजिस्टेंस मेंटेन किया, करंट फ्लो करने लगा थ्रू द सर्किट। करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हम सबको बातें पता है, इसमें ज्यादा वो करने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद अब करंट तो फ्लो कर गया सर्किट में, अब क्या होगा, यहां पर बेटा तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अब तुम V को E नहीं लिख सकते, V है तो V रहेगा क्योंकि अब करंट आएगा सर्किट में, अब I 0 नहीं होगा, ठीक है। बट ध्यान से समझना, नीचे वाले सर्किट में करंट रहेगा जिसको मैंने डॉटेड किया था। मैंने कहा था ना ये एक स्पेशल सर्किट है, जो नीचे वाला सर्किट है इसको एक स्पेशल सर्किट जैसे ट्रीट करेंगे। तो जो नीचे वाला सर्किट है इसके अंदर तो करंट रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा इसके अंदर करंट, क्योंकि यहाँ पर तुमने रेजिस्टेंस मेंटेन कर लिया, रेजिस्टेंस मेंटेन किया, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, डेफिनेटली करेगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, क्लियर है ना। चलिए कुछ भी नहीं है, जैसे ही रेजिस्टेंस इसका हमने बाहर निकाला तो इस सर्किट में आ गया करंट, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट है। फिर हम क्या करते हैं, अपना नल पॉइंट ढूंढते हैं। दोबारा से जॉकी को स्लाइड करेंगे नल पॉइंट ढूंढने के लिए। अब बच्चे सोचते हैं कि सर अगर नल पॉइंट मिल गया है
तो फिर इस सर्किट में करंट मतलब कि अगर नल पॉइंट मिलने का मतलब है करंट जीरो हो जाना। भाई करंट तो जीरो ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में करंट थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सर्किट तो कंप्लीट है, इसमें तो करंट चलेगा ही चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि नल पॉइंट आने के बाद करंट जीरो क्यों नहीं होता, बिकॉज ये वाला सर्किट एक्टिव होता है, इसका करंट रुकता नहीं है, इसका चलता रहता है। ठीक है, हाँ ऊपर वाले सर्किट का करंट रुक जाएगा, इसकी बैटरी में से करंट आना बंद हो जाएगा नल पॉइंट आते ही, बिकॉज इनका और इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। बट इस सर्किट को तो रोकने वाला कोई नहीं है, इस सर्किट में करंट चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहां तक हमने लिख लिया था कि बाय इंसर्टिंग K2, तो फिर यहां पर लिख लो अगेन फाइंड नल पॉइंट, अगेन फाइंड नल पॉइंट। अब दोबारा से हमें क्या ढूंढना है बेटा, नल पॉइंट। और जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कहां पे मिल जाता है, अगेन फाइंड नल पॉइंट, ये लिख लेते हैं एट L2। अब थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी, मान लो यहां पर मिला, अब यहां पर नल पॉइंट मिला तो ये वाला पॉइंट है यहां तक से, ये लेंथ है L2। अब L2 लेंथ पे तुम्हें नल पॉइंट मिला, लेकिन नल पॉइंट फिर मिलेगा। नल पॉइंट मिलने का मतलब ये नहीं होगा कि सर्किट में करंट नहीं है, मेन सर्किट में करंट नहीं होगा, लेकिन इस वाले सर्किट में करंट होगा, ये नहीं रुकेगा करंट। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया सबका। यहां पर हमें नल पॉइंट कहां पर मिला था, टेक रीडिंग फॉर अ नल पॉइंट, और यहां पर नल पॉइंट मिला था एट L1। यहां पे जो नल पॉइंट आया था लिखा नहीं हमने बेटा, लिख लेना नल पॉइंट एट L1, यहां L1 पे नल पॉइंट आया था, यहां पर नल पॉइंट आएगा एट L2, ये L2 पे नल पॉइंट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस निकाल दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो तुम्हारा टारगेट है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। चलिए वहां पर आते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं। यहां तक हमने कर लिया, तो ये हो गया। अब यहां पर लिखो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ की बात नहीं करूंगा, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा, बिकॉज मैं तुम्हें कह चुका हूं अब करंट जीरो नहीं है, इस सर्किट का ध्यान देना। करंट जीरो नहीं है तो अब तुम E नहीं निकालोगे, अब V निकालोगे। V इज इक्वल टू रो इनटू L2। अब V को E मत लिखना, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। तुम्हें भी कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से पूछ लो मैसेज करके, ठीक है, कि ये जो V है इसको E क्यों नहीं लिखा। इसको E इसलिए नहीं लिखा क्या, जैसे हमने लास्ट स्टेप में क्या निकाला था, लास्ट स्टेप में तुमने जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 तुम्हारी E इज इक्वल टू रो L1 थी ना। ठीक है, वो क्यों थी, क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स की नहीं थी, इसकी और इसकी थी, जिसमें करंट जीरो था। अब करंट है, अब तुमने सर्किट कंप्लीट कर दिया नीचे वाला, इसमें करंट आएगा। ठीक है, अगर करंट आएगा तो यहां पर तुम E नहीं V लिखोगे। तो इसको मान लो बेटा इक्वेशन 2, ये लो जी। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तुमने, ये बॉक्स बना दो, इस पे भी काम आने वाली चीज है। अब यहां तक हो गया सिंपल। अब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r। तो बेटा अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना इंटरनल रेजिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस का, जल्दी से बता दीजिए। एज वी नो, फॉर्मूला क्या बना था इंटरनल रेजिस्टेंस का, E डिवाइडेड बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सबको याद है ये फॉर्मूला या कोई भूल गया? अगर भूल गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, फिर तुम्हें भगवान बचाए, मैं नहीं बचा पाऊंगा। पर चलिए, R इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या निकली थी, E की वैल्यू मिली है हमें रो L1। V की वैल्यू क्या है, रो L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। रो से रो कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1
इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। यहां पे क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बना, ये हमारा मेन फॉर्मूला, आंसर आ गया बेटा, ये तुम्हें याद करना है। देखो L1 L2 तो तुम्हें मिल जाएगा ऊपर, लेंथ स्केल से तुम रीडिंग ले सकते हो, L1 की और L2 की रीडिंग तुम ले सकते हो। -1 तो कांस्टेंट हो गया। कैपिटल R कहां से मिलेगा, कैपिटल R का मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो मिलेगा। ठीक है, कैपिटल R भी तुम्हें मिल जाएगा, L1 L2 तुम्हें मिल जाएगा। तो दैट मींस नाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब तुम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जो सा भी सेल यहां पर लगाओगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दोगे इस फॉर्मूले से। किसकी हेल्प लेके, पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेके। तो बेटा ये काम करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करता है, वोल्टमीटर जैसा ये कब बिहेव करता है, वोल्टमीटर जैसा ये तब बिहेव करता है जब क्या हो, करंट हो सर्किट में। अगर करंट ना हो सर्किट में तब ये ईएमएफ मेजर करता है। ठीक है, जो वोल्टमीटर कभी भी मेजर नहीं कर सकता ईएमएफ को। और दूसरा एज वेल एज इसको हम यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। सब कुछ हो गया यहां तक, अब सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। कल की क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने। गॉट दिस पॉइंट। तो अब न्यूमेरिकल्स के लिए वही तुम्हें असाइनमेंट मिलेगी, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे करने को। तो तब तक के लिए ठीक है, कल की क्लास देखते हैं हम।